देखो यहाँ पे हम लोग समझते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स, ठीक है ना। आखिर ट्रांसजेनिक प्लांट्स या ट्रांसजेनिक क्रॉप्स होता क्या है? देखो बहुत ही सिंपल है। ट्रांसजेनिक प्लांट्स हो या क्रॉप्स हो, उसका मतलब है उसका जो जेनोम है। जेनोम क्या होता है किस लिए? व्हाट इज जेनोम? हाँ, जेनोम और जीन में क्या अंतर है? अरे जीन बड़ा है कि डीएनए बड़ा है? हाँ, जीन से डीएनए बना और डीएनए को एकदम सीक्वेंस में रख दो एक साथ में पूरा, तो जेनोम बन गया। जेनोम बड़ा चीज़ है जो एक सीक्वेंस में प्रेजेंट है, इसलिए हम जेनोम सीक्वेंसिंग का बात कर रहे होते हैं। जीन सबसे प्राइमरी यूनिट है उसका, कह सकते हो। बात समझे? यहाँ पे देखो, ट्रांसजेनिक प्लांट्स या ट्रांसजेनिक क्रॉप्स का मतलब ये होता है जहाँ पे हम जेनोम को अल्टर कर रहे होते हैं, यानी कि उसका डीएनए को, जीन को हम अल्टर कर रहे होते हैं, चेंज कर रहे होते हैं। आखिर क्यों चेंज करना हमें? याद करो स्टूडेंट, फिर उसी एग्जाम्पल को याद करो तुम लोग कि कुछ आर्टिक सर्कल में एक मिल रहा था फीस, आर्टिक एरियाज में, वो फिर जीन ऑफ इंटरेस्ट को वहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया, उसको निकाला गया और टेम्परेट वाला एरिया का जो प्लांट में उसमें डाल दिया गया जीन ऑफ इंटरेस्ट। क्यों ऐसा करते हैं? ये हम इसलिए करते हैं ताकि वो टेम्परेट जोन में भी जो प्लांट है वो सर्वाइव कर सके, और इतना जो ठंडी है, इतना जो ठंड है उससे वो सर्वाइव कर सके। करेक्ट, यही रीजन था। हम इसलिए ट्रांसजेनिक क्रॉप्स को प्रमोट कर रहे होते हैं ताकि जो एडवर्स कंडीशन है उसको वो सह सके और जीन उतना स्टेबल हो सके, जीन इतना उसको वो चीज़ प्राप्त करवा सके, उस एबिलिटी को प्राप्त करवा सके। तो देखो वही लिखा गया है, दे कैरी फॉरेन जीन। देखो फॉरेन जीन हो गया तो बात ही खत्म हो गया, बाहर का जीन रहता है ताकि नया प्रॉपर्टीज आ सके क्रॉप्स के अंदर, प्लांट के अंदर, जहां पे तुम कर रहे हो ऐसा चीज। और हम जानते हैं ना ये चीज कैसे होता है, ट्रांसजेनिक जेनेटिकली मॉडिफिकेशन। याद करो, जीन ऑफ इंटरेस्ट को लाए, याद करो जीन ऑफ इंटरेस्ट को लाए, मान लो कि 2 है जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो उसको हम क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कंबाइन करेंगे ना, जिसको मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं हम लोग, और सेम होनी चाहिए, सेम होना चाहिए जीन ऑफ इंटरेस्ट को काटने वाला। इसको भी काटेंगे तो वही मॉलिक्यूलर सीजर से, इसको भी वही से काटेंगे, काटे, फिर ज्वाइन किए ना लाइगेज से, ज्वाइन किए, और फिर उसके बाद प्लाज्मिड में, याद करो प्लाज्मिड, प्लाज्मिड मतलब वेक्टर जो पार्टिसिपेट नहीं करेगा बट उसको कैरी करके ले जाएगा, तो उसको प्लाज्मिड बैठाए, फिर लाइगेज उसको अटैच किए और फिस्ट होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर उसको इंट्रोड्यूस किए। सही बात है, यही कर रहे थे। तो देखो इससे क्या हुआ, दे कैरी फॉरेन जीन। फॉरेन देखो जीन इसलिए ब्रैकेट में एस दिया गया है, यानी कि 2 भी हो सकता है, 2 से अधिक भी हो सकता है। कैसे ला रहे थे? ताकि नया प्रॉपर्टीज आ सके। और नया प्रॉपर्टीज का मतलब क्या कि जो ह्यूमन बीइंग को फायदा पहुंचा है। जैसे मान लो कि बीटी कॉटन बेस्ट एग्जांपल है ना। पहले का जो कॉटन था उस पर बुलवर्म अटैक हो रहा था, है ना, पेस्ट अटैक हो रहा था। अब वो पेस्ट अटैक ना हो और ह्यूमन बीइंग को फायदा हो। आखिर फायदा तो ह्यूमन बीइंग के हिसाब से ही हो रहा है ना, नेचर का मतलब नहीं है। ह्यूमन बीइंग अपने लिए कर रहा है चीज कि ह्यूमन बीइंग को फायदा पहुंचे। तो देखो ताकि न्यू प्रॉपर्टीज आ सके। और ये प्रॉपर्टी क्या हो सकता है? हो सकता है कि ये प्रॉपर्टी आके प्लांट का ग्रोथ अच्छा हो। प्लांट पहले जो इल्ड दे रहा था तुमको, है ना, 10 दे रहा था, अब तुमको 10 से ज़्यादा दे। रेजिस्टेंस उसके अंदर डेवलप हो जाए, पेस्ट अटैक अब कम हो या फिर बिल्कुल भी ना हो। समझ गए ना? डिजीज जो पहले अटैक हो पा रहा था अब ना हो आफ्टर जेनेटिक मॉडिफिकेशन, ठीक है। और क्वालिटी ऑफ इल्ड, पहले तुम्हारा 10 हेक्टेयर होता था, 10 होता था क्वांटिटी, तो अब ज़्यादा हो, यानी कि क्वालिटी भी इंप्रूव हुआ, क्वांटिटी भी इंप्रूव हुआ। ये सब नया प्रॉपर्टी उसमें वो जीन ऑफ इंटरेस्ट के वजह से आया है, जो जीन को हम डाले हैं। होप सो समझ में आ गया होगा तुमको। यही क्या है? ट्रांसजेनिक क्रॉप्स है। तो ट्रांसजेनिक क्रॉप्स और जेनेटिकली मॉडिफिकेशन जो मॉडिफाइड क्रॉप्स है उसमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि इसमें देखो ना जीन को इंट्रोड्यूस किया गया और ये जीन जो इंट्रोड्यूस किया था मान लो कि अलग क्लास से किया गया। जैसे मान लो कि क्रॉप्स में तुम बैक्टीरिया का जीन लगा रहा है, तो दोनों तो अलग क्लास का है ना। बैक्टीरिया अलग प्रजाति है, अलग क्लास है, और प्लांट अलग कास्ट अलग क्लास है। तो तुम जो तुम्हारा जो कैटेगरी जो बनेगा बहुत डिफरेंट हो जाएगा। बीटी कॉटन भी तो वही तो हुआ। बीटी कॉटन का दो जीन लिया गया, जीन ऑफ इंटरेस्ट, वो कहाँ से आया? बैक्टीरिया से आया है। सही बात है ना? तो इसी को फिगर में दिखाया गया स्टूडेंट। देखो क्या किया हम लोग, बैक्टीरिया से लाए एक तो जीन ऑफ इंटरेस्ट, प्लाज्मिड में डाले हैं, बात समझे। उसके बाद फिर उस जीन को हम, है ना, रिकम्बिनेंट बनाया, आरडीएनए बनाया। आरडीएनए का मतलब क्या होता है? जीन ऑफ इंटरेस्ट को प्लाज्मिड में डालना, जैसे आरडीएनए, और उसको फिर होस्ट यानी कि प्लांट सेल में उसको इंट्रोड्यूस करवा दिए। इंट्रोड्यूस करवा दिए, जो भी अब प्लांट आएगा वो न्यू ट्रेड के साथ आ रहा है,
नया प्रॉपर्टी के साथ आ रहा है, वो नया प्रॉपर्टी की वजह से अब पेस्ट अटैक नहीं हो पा रहा है ना, अब वो डिजीज अटैक नहीं हो पा रहा है, इल्ड भी बढ़ गया, क्वालिटी भी बढ़ गया, एंड सो ऑन। समझ गए? आगे बढ़ जाओ। तो देखो बेनिफिट क्या है, देखो बेनिफिट वही जो हम लोग चर्चा किए हैं। इसका बेनिफिट स्टूडेंट ये कि इल्ड बढ़ गया, इल्ड बढ़ने का मतलब क्या, प्रोडक्शन बढ़ गया, ठीक है। हाँ देखो न्यूट्रिशनल क्वालिटी भी बढ़ सकता है। एक बेस्ट एग्जांपल देखो गोल्डन राइस, चावल, एक गोल्डन राइस बिकता है ना मार्केट में, लंबा लंबा राइस होता है, वो तुम्हारा गोल्ड कलर का रहता है, उसमें भी तो विटामिन ए को ही हम इनरिच किए हैं, तो न्यूट्रिशनल क्वालिटी बढ़ा कि नहीं बढ़ा, और फ्लेवर भी बढ़ जाएगा, उसका फ्लेवर देखोगे तो बहुत अलग हो जाएगा, टेस्ट बढ़ जाएगा, ठीक है। पेस्ट और डिजीज रेजिस्टेंस भी ला रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट टू द क्रॉप्स। हार्बिसाइड रेजिस्टेंस, हार्बिसाइड क्या होता है, देखो हार्बिसाइड स्टूडेंट यहाँ पे समझो, फिर ग्लाइफोसाइड का बात होगा यहाँ पे। जब देखो एक कोई प्लांट उग रहा है तो प्लांट के साथ अगल बगल में और भी झाड़ पात सब उगता है ना, छोटे छोटे पौधे सब, जो कि इसको डैमेज पहुंचा सकता है। एग्जाम्पल समझो, ग्लाइफोसाइड का इशू याद करो। ग्लाइफोसाइड हम लोग जैसे मान लो कि बीटी कॉटन है, बीटी कॉटन है और बगल में तुम्हारा बहुत सारा वीड उग गया, उसको खत्म करना है, तो अब उसको खत्म करने के लिए तुमने ग्लाइफोसाइड यूज कर दिया। ग्लाइफोसाइड वीडिसाइड है, वीडिसाइड या हार्बिसाइड, यानी कि जो वीड को खत्म करता है। बट क्या पता चला कि बीटी कॉटन को भी उसने डैमेज पहुंचा दिया, तो फिर तो नुकसान हो गया फिर। इसलिए हमारे फार्मर्स क्या इलीगली क्या करता है, एसटी बीटी कॉटन का यूज कर रहा होता है, उसमें एक और बैक्टीरिया को इंट्रोड्यूस कर देता है, एक बैक्टीरिया का और जीन ऑफ इंटरेस्ट कर देता है, ताकि जब ग्लाइफोसाइड को यूज किया जाए तो स्टैंड कर सके और ये जो क्रॉप्स है उसमें कोई दिक्कत ना हो। मगर हमारे कंट्री में ये इलीगल है। सही बात है ना, सही बोल रहे हैं ना। तो यहाँ पे देखो हार्बिसाइड रेजिस्ट कर सके, यानी कि हार्बिसाइड यानी कि वीड है, उसको तुम ग्लाइफोसाइड टाइप का कुछ केमिकल्स दे रहे हो खत्म करने के लिए, तो उस समय ये ट्रांसजेनिक क्रॉप्स के पास वो पावर होना चाहिए कि उसको विथ स्टैंड कर ले, वो खत्म ना हो, तो ऐसा प्रॉपर्टी तुमको देना पड़ेगा। हाँ अबायोटिक स्ट्रेस, देखो दोनों ही बायोटिक और अबायोटिक, अबायोटिक स्ट्रेस को भी झेल सकता है ये, जैसे ड्रॉट आ गया, जैसे देखो मिलेट, देखो मिलेट जानते हो ना, ड्रॉट एरिया में भी हो सकता है। देखो ड्रॉट एरिया में आराम से उग सके। सॉइल सैलिनिटी, पंजाब और हरियाणा में देखते हो ना कितना प्रॉब्लम है सॉइल में, जानते हो नीचे वाला जो वाटर टेबल घटते चला जा रहा है, इसलिए सलाइन वाला चीज ऊपर आके डिपॉजिट हो जाता है, उसके लिए हम जिप्सम वगैरह दुनिया भर का चीज यूज करके उसको ठीक कर रहे होते हैं स्टूडेंट, याद है सभी चीज। तो देखो सॉइल सैलिनिटी का भी प्रॉब्लम, ठीक है। सॉइल एसिडिटी हो गया, ज़्यादा एसिड हो गया सॉइल एसिड हो जाएगा तो याद करो फंगस बहुत ज़्यादा जम जाएगा वहाँ पे। अब देखो एसिडिटी हो जाएगा ज़्यादा सॉइल, तो जो नेसेसरी बैक्टीरिया जो पाए जाते हैं सॉइल में वो सब बर्बाद हो जाएगा, बात समझो। और माइक्रोबियल वो बर्बाद हो जाए तो जो माइक्रोबियल एक्टिविटी सॉइल में होना चाहिए वो सब गायब हो जाएगा, वो जब गायब हो जाएगा तो आपका सॉइल का प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगा। और फ्रॉस्ट, ऊपर से फ्रॉस्ट आया, यानी कि जानते हो ना ड्यू वगैरह सब हुआ, उसकी वजह से तक यानी कि ये सभी जितने भी अबायोटिक स्ट्रेस वो सबको झेल सके। तो व्हाट अबाउट द बायोटिक स्ट्रेस, बायोटिक स्ट्रेस जैसे पेस्ट अटैक हो गया, पेस्ट क्या बायोटिक अटैक है ना, बायोटिक अटैक, यानी कि बायोटिक अटैक में जैसे पेस्ट हो गया और अबायोटिक अटैक में तुम लोग देख लियो, तो ये सब चीज़ को सह सके। और उसके बाद देखो ट्रांसजेनिक प्लांट्स को और भी जगह यूज़ किया है, बायोडीजल बनाने में भी यूज़ करता है, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स के लिए भी यूज़ होता है स्टूडेंट, मेडिसिन के लिए भी यूज़ होता है। तो यानी कि ट्रांसजेनिक क्रॉप्स का फायदा बहुत ज़्यादा है। बट दुनिया दो भाग में डिवाइडेड है, वी नो डैट, और बहुत साल से हम लोग जान रहे हैं कि इतना चलो बेनिफिट है ये, बट दुनिया दो भाग में डिवाइडेड है। कई लोग कहते हैं कि इसका नुकसान भी उतना ही है, बट अभी तक कोई फुल प्रूफ नहीं है, इस पर रिसर्च चल ही रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि इसका कितना पोटेंशियल हार्मफुल है या नहीं है, ठीक है, समझ गए ना। तो यहाँ पे देखो ये फिगर दिखाया गया, देखो नॉन ट्रांसजेनिक है और एक पार्सली ट्रांसजेनिक है, ये ऑल ट्रांसजेनिक है। तो इसका जो तरीका ये बहुत अलग होगा, ये बेटर होगा उससे, ठीक है। बीच वाला देख रहे हो ना, बीच वाला देखते हो कितना चेंज हुआ है, ये अब जितना भी अबायोटिक और बायोटिक स्ट्रेस है वो सबको झेल लेगा। बैठ जाओ वहाँ पे, आलोक के पास बैठ जाओ ना, मोबाइल यदि हो गया तो देखो वहाँ पे इश्यूज विथ ट्रांसजेनिक क्रॉप्स, ट्रांसजेनिक क्रॉप्स के साथ क्या क्या इश्यूज है स्टूडेंट, क्या क्या इश्यूज इन्वॉल्व है। चूँकि हम जानते हैं कि हमें ये पता नहीं कि इसका एडवर्स इम्पैक्ट क्या होगा, क्योंकि डिबेट है, तो इसलिए वर्ड हमेशा तुम्हारा वहाँ पे पोटेंशियल वर्ड लिखा जाएगा, लाइकली टू बी कॉज, ऐसा हो सकता है, इसलिए वहाँ पे लिखा गया कि पोटेंशियल एडवर्स इम्पैक्ट हो सकता है हेल्थ पे, बट प्रूव नहीं है। और कई लोग
जो एक्सपर्ट है या जो जानकार आदमी है इस क्षेत्र में, वो कहता है कि इससे दुनिया भर का एलर्जी वाला प्रॉब्लम हो सकता है। और यहीं पे याद करो कि अमेरिका और यूरोप ब्लॉक दोनों डिवाइडेड है। यूरोप कहता है कि जेनेटिकली मॉडिफिकेशन, नो टू जेनेटिकली मॉडिफिकेशन, बट अमेरिकन जो ब्लॉक है वो क्या कहता है कि यस वी शुड हैव, क्योंकि मस्टर्ड देखो कितना ज़्यादा है उसमें। इसलिए पोटेंशियल एडवर्स इंपैक्ट हो सकता है। पोटेंशियल बोला जा रहा है, पोटेंशियल मतलब लाइकलीहुड, चांसेस है इसका। अब देखो यहाँ पे देखो ऐसा, देखो एक एग्जांपल है इसमें। एक कंसर्न क्या है कि ट्रांसजेनिक क्रॉप्स ज़्यादा हो जाएगा तो इन्वायरमेंट को, बायोडाइवर्सिटी को डैमेज पहुँचा सकता है। अब देखो एक एग्जांपल, रेसेंट एग्जांपल ये है कि पोलन फ्रॉम ट्रांसजेनिक कॉर्न किल्स बटरफ्लाई लार्वा, यानी कि जो ट्रांसजेनिक कॉर्न से जो पोलन जो है ना, पोलन जो निकला वहाँ से, पोलन जानते हो ना, जो ट्रांसफ़र होता है एंथर टू स्टिग्मा पोलन फॉर फर्टिलाइजेशन, है ना, याद करो तुम लोग। तो जो ट्रांसजेनिक क्रॉप से जो पोलन निकला और उसको कौन ले जाएगा, उसको पोलिनेटर ले जाएगा। पोलिनेटर आता है ना, पोलिनेटर मतलब, और पोलिनेटर में हनी भी हो गया, समझ रहे हो ना, बटरफ्लाई हो गया। तो बटरफ्लाई का जो लावा है, यानी कि बटरफ्लाई जो है वो मर गया उसके पोलन के वजह से। अब बटरफ्लाई मरना मतलब कितना बड़ा बायोडाइवर्सिटी को नुकसान है, बताओ, समझ गए ना। अभी जस्ट 2 साल पहले स्टूडेंट हनी बी को सबसे इंपॉर्टेंट स्पीसीज का दर्जा मिला है बिकॉज ऑफ इट्स कैपेबिलिटी टू इंगेज इन पॉलिनेशन। तो यदि ट्रांसजेनिक क्रॉप्स का पोलन के वजह से कोई पोलिनेटर का यदि इस तरह मौत हो रहा है तो ये मैटर ऑफ कंसर्न हो सकता है पूरा बायोडाइवर्सिटी के लिए, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। देखो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ क्रॉप्स विथ नियर बाय वीड्स, कई बार क्या होता है कि देखो कि ट्रांसजेनिक क्रॉप्स है यहाँ पे और बगल में तुम्हारा बहुत सारा वीड्स भी है, तो ये दोनों क्या करता है कि इंटरब्रीड कर लेता है, दोनों साथ में इंटरब्रीड कर सकता है। तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ क्रॉप्स विथ नियर बाय वीड्स, दिस वुड कॉज वीड्स टू अटेन रेजिस्टेंस टू हार्बिसाइड्स। जब दोनों हो गया, इंटरब्रीड कर लिया, तो वीड के पास भी वो पावर आ गया जो पावर इसके पास है, और ये क्या, ये डैमेज पहुंचा सकता है, ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो किसको खत्म करोगे? मान लो कि कोई चीज़ तुम यहाँ पे दे रहे हो खत्म करने के लिए, तो वो खत्म ही नहीं हुआ क्योंकि उसके पास भी रेजिस्टिव पावर आ गया, तो फिर कैसे पहचानोगे फिर? तो हो क्या रहा है कि ये ट्रांसजेनिक क्रॉप से अगल बगल में तुम्हारा जो वीड्स है इंटरब्रीड कर ले रहा है। तो इंटरब्रीड करेगा तो वो कैपेबिलिटी इसके अंदर भी आ जाएगा, और तुम यहाँ वीडिसाइड के साथ आया इसको खत्म करने के लिए, तो अडॉप्ट कर चुका है उस चीज़ को, तो प्रॉब्लम हो सकता है, वही बता रहा है। हाँ, और ये भी है कि पीपल को अनकंफर्टेबल लगता है। देखो अभी भी एक जब वेजिटेरियन घोषित हो गया उसके बाद भी एक को खाने के लिए तैयार है लोग, सब नहीं है। तो सिंपल पीपल को अनकंफर्टेबल लगा इस आइडिया का कि हम जब प्लांट खा रहे हैं तो डीएनए तुम्हारा दूसरा सोर्स से लिया गया है, बैक्टीरिया और एनिमल से लिया गया है, तो कहा है ऐसा प्लांट को हम खाएंगे, समझ रहे हो ना। तो बिल्कुल ये, क्योंकि दिमाग में बैठा हुआ है कि प्लांट खाएंगे तो प्लांट ही खाएंगे, बाकी का नहीं होना चाहिए। तो ये भी हो सकता है, वही फोटो दिखाया गया, देख लेना। हाँ, तो जो मेन बात करेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इन इंडिया। जानते हो कि एक ही तुम्हारा कैश क्रॉप है जो भारत में अलाउड है, वो तुम्हारा क्या है? कॉटन है, सही बात है ना। तो ओनली जेनेटिकली मॉडिफाइड कैश क्रॉप अंडर कमर्शियल कल्टीवेशन इन इंडिया इज कॉटन। और कॉटन को भी देखो, अब स्थिति क्या था स्टूडेंट कि जो बुलवार्म पेस्ट अटैक के वजह से ना, बिफोर 2003 कह सकता हूँ, 2003 से पहले ना लगभग 50 से लेके 60% तुम्हारा जो टोटल फसल होता था कॉटन, वो पूरा बर्बाद हो जाता था। तो अब बताओ 50 से लेके 60%, अब सोचो कितना मैसिव है कि 100 यूनिट है तो उसमें 50 से 60% तुम्हारा अटैक ही हो गया, बर्बाद हो गया। तो मेजर कंसर्न हुआ कि नहीं हुआ? जब मेजर कंसर्न हुआ तो आखिर ये क्या है? कैश क्रॉप है, खाने वाला चीज़ तो है नहीं, तो उसमें आप बीटी कॉटन, वो बीटी वाला चीज़ आप इंट्रोड्यूस कर ही सकते हो, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफिकेशन वाला काम कर ही सकते हो। खाने का बात तो नहीं है, खाने को लेकर विवाद है आपको, इसमें क्या विवाद होगा? देखो तो बीटी कॉटन इट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट जीएम क्रॉप टेक्नोलॉजी विथ वाइड डिस्ट्रीब्यूशन इन डेवलपिंग कंट्रीज, यानी कि डेवलपिंग कंट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला यही तुम्हारा क्रॉप है। इंडिया देखो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बीटी कॉटन का, सही बात है ना। अभी हम 2003 के बाद देखोगे तो कितना एरिया एक्रिएज के अंदर है, यानी कि क्रॉप अंडर कल्टीवेशन कितना है? लगभग 11 मिलियन हेक्टेयर्स इंडिया में है। तो कह सकते हो कि मैसिव कल्टीवेशन हो रहा है कॉटन का, 11 है ना, 11 मिलियन हेक्टेयर्स। अब देखो वही जो बीटी का फुल फॉर्म देखो, बैसिलस
थ्रुंगेनेसिस है ना, थ्रुंगेसिस। अब ये क्या है बैसिलस थ्रुंगेसिस का मतलब, ये दो अलग बैक्टीरिया है ना, दो बैक्टीरिया है, मतलब यानी कि सॉरी दो जीन है अलग अलग सेम बैक्टीरिया से, एक जीन ये ले लिए एक जीन ये ले लिए, बट ये बैक्टीरिया से दोनों जीन लाया गया, इसलिए बीटी, दो अलग अलग बैक्टीरिया का नाम है। ठीक है, अब देखो ये बैक्टीरिया जब हम कॉटन के अंदर डालते हैं वही जेनेटिकली मॉडिफाई करके, है ना, जैसे उसे प्लाज्मिड बनाए, प्लाज्मिड बनाने के बाद फिर आरडीएनए बनाए, फिर होस्ट ऑर्गेनिज्म यानी कि क्रॉप्स मतलब यहाँ पे कॉटन में इंट्रोड्यूस किए। इसका फायदा क्या हुआ, 200 टाइप्स का टॉक्सिन ये प्रोड्यूस कर सकता है, 200 टाइप का टॉक्सिन प्रोड्यूस कर सकता है नाउ बीटी कॉटन। अब ये 200 टाइप का जो टॉक्सिन प्रोड्यूस कर सकता है, तो जितने भी अगल बगल का जो इंसेक्ट्स है ना उसको मार देगा, वो हार्मफुल है उसके लिए, इसलिए पेस्ट अटैक नहीं होगा। बट एट द सेम टाइम ये इंसेक्टिसाइडल भी है, यानी कि इंसेक्ट्स भी इसको अटैक नहीं कर सकता, इंसेक्ट हाँ वही अटैक नहीं कर सकता, बट अदर लाइफ फॉर्म्स के लिए हार्मलेस है, यानी कि हमारे जैसे लोग के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें तो वही चाहिए, इंसेक्ट जो अटैक कर रहा है वो अटैक अब ना कर सके, और इसके पास इतना सुपर पावर आ गया है, देखो समझ गए ना। तो ये जो बीटी जीन है ये कॉटन में इंट्रोड्यूस किया जाता है, सही बात है ना, और इससे जो कॉटन प्लांट है वो तुम्हारा क्या कि नेचुरल इंसेक्टिसाइड बना, यानी कि अलग से आपको इंसेक्टिसाइड लगाने की भी जरूरत नहीं है। जो हम इंसेक्टिसाइड्स जो लगाते हैं ताकि इंसेक्ट खत्म हो जाए, अब वो इंसेक्टिसाइड देने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि नेचुरली वो प्रोड्यूस कर रहा है, तभी तो इंसेक्ट को मार रहा है, और 200 टाइप्स का वो टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है। तो देख रहे हो ना, एक तो इंसेक्टिसाइड्स का भी प्रॉब्लम खत्म हो गया। इधर देखो ना, कहाँ दुनिया, कौन सा दुनिया में खड़े हो तुम लोग, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। अब ये खुद ही प्रोड्यूस कर सकता है तुम्हारा, अब अलग से तुमको इंसेक्टिसाइड देने की जरूरत नहीं है। तो देखो वही एग्जांपल दिया गया है कि पहले देखो क्या स्थिति था, कॉटन बोलवर्म पेस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ह्यूज लॉस, समझे ना, यानी कि ये बोलवर्म पेस्ट, ये पेस्ट का नाम है, समझे, यानी कि पेस्ट जो बाहर कीड़ा मकोड़ा जो होता है उसका नाम है। बोलवर्म पेस्ट अटैक के वजह से ह्यूज लॉस हो रहा था वर्ल्ड में ही, और इंडिया में जहाँ तक सवाल है तो इंडिया में बताओ इस पेस्ट की वजह से 50 से लेकर 60% तुम्हारा यील्ड पे दिक्कत हो रहा था। तो देखो 2003 के बाद सब कुछ ठीक हो गया, समझ गए। देखो कैसे वो, देखो कैसे अटैक हो रहा है, देखो कीड़ा, देखो वहाँ पे देख रहे हो, कीड़ा बैठ गया, वो खा जाएगा उसको। आप हाँ दिखा, अब देखो, अब बीटी कॉटन देखो, वहाँ प्रॉब्लम तो है, बीटी कॉटन तो हो गया। मैं जानते हो ना मोनसेंटो किस तरह कब जाकर रखा है, ये मोनसेंटो जानते हो, हाँ, जो सीड को प्रोड्यूस करता है, यूनाइटेड स्टेट्स का ये तुम्हारा सीड कंपनी है, और इसका पूरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है यहाँ पे, समझे ना, हाँ पूरा मोनसेंटो का, हाँ, और ये भी बनाता है वन टाइम यूज का बनाता है। जैसे देखो, जैसे सीड से दूसरा प्लांट उग जाता है ना, सीड से, जैसे मैंगो का देखो ना, मैंगो का सीड फेंकोगे तो दूसरा मैंगो का ट्री निकल जाता है, सही बात है ना। इसमें इतना पनौती है, ये लोग मोनसेंटो लोग इतना पनौती वाला काम करता है कि एक ही बार तुम सीड यूज़ कर सकते हो, उसके बाद तुम सीड निकाल के फिर पृथ्वी पर लगाएगा तो कोई उगने वाला नहीं है। बीज होता है, बीज लगाओगे फिर नहीं उगेगा, ये बनाया गया उसलिए, बात समझे। तो ये मोनोपोली है, इसलिए बहुत एक्टिविस्ट लोग इसके अगेंस्ट भी बात करते हैं। देखो यहाँ पे बीटी कॉटन, ट्रेडिशनली कॉटन बुल्कवर्म इज कंट्रोल यूजिंग पेस्टिसाइड्स। अब ये समझना होगा तुमको, जब बीटी कॉटन नहीं था, जब नॉर्मल कॉटन था, तो उस समय हम पेस्टिसाइड सब यूज़ करके हम कॉटन को उगा रहे थे, कॉटन को हम कल्टीवेट कर रहे थे। बट डेवलपिंग कंट्री में पेस्टिसाइड्स को अफोर्ड करना बहुत ही एक्सपेंसिव चीज़ है, स्पेशली जो हमारा स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स है वो अफोर्ड नहीं कर सकता, बहुत महंगा होता है ये चीज़। तो व्हाट नेक्स्ट, समझे ना, क्योंकि आप कर सकते हो, आप कल्टीवेट कर सकते हो पहले वाला कॉटन का भी, बट उसमें आपको बहुत ज़्यादा ही पेस्टिसाइड्स की आवश्यकता है। देखो ना, अभी बताए ना, अब तो बीटी कॉटन खुद ही तुम्हारा एज अ पेस्ट अटैक कर रहा है, वो यानी कि पेस्ट को रेजिस्ट कर रहा है, अटैक कर रहा है तो उसको भी मार दे रहा है। बट पहले तो ये व्यवस्था नहीं था, उस समय स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को बहुत खरीदना पड़ता था क्योंकि बहुत महंगा है, तो एफोर्ड नहीं कर पाता था। बट देखो जैसे ही बीटी कॉटन डेवलप्ड हुआ है ना, कि जहाँ पे पेस्टिसाइड्स को यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो कि अब कॉटन से जो रिलेटेड कॉस्ट होगा वो बहुत कम हो जाएगा, है ना, एंड द इम्पैक्ट्स ऑन द इन्वायरमेंट, यानी कि जो इन्वायरमेंट में जो इम्पैक्ट हो रहा था अटैक के वजह से वो भी कम हो जाएगा। तो दोनों में लाभ हुआ। अब फार्मर्स को दिक्कत नहीं है इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स खरीदने का, और दूसरा क्या कि इन्वायरमेंट पे हार्म इम्पैक्ट नहीं हुआ, क्योंकि पहले का अटैक की वजह से हार्म इम्पैक्ट भी हो पा रहा था।
अब देखो बीटी कॉटन कौन डेवलप किया? मोनसेंटो, जो यूनाइटेड स्टेट्स का जो सीड कंपनी है, वर्ल्ड का सबसे फेमस। अब देखो बीटी कॉटन इज सप्लाई इन इंडिया। इंडिया में कौन सप्लाई करता है? तुम्हारा जो मोनसेंटो का जो कोलैबोरेट करके करता है कंपनी, नाम है माइको। माइको मतलब महाराष्ट्र से रिलेटेड तुम्हारा ये कॉर्पोरेशन है, महाराष्ट्र कॉर्पोरेशन रिलेटेड सीड कंपनी है। तो इंडिया में कौन देता है? महाराष्ट्र में तुम्हारा जो है ऑर्गेनाइजेशन वो देता है हमें, जो कि मोनसेंटो से लिंक्ड है। तो मोनसेंटो भेजेगा उसको, ये इंडिया में जाएगा। बात समझे? ये वाला हालत है। मैं देखो जितना रोजी पिक्चर तुम देख रहे हो ना, उतना रोजी पिक्चर नहीं है। देखो दिक्कत क्या है, देखो यहाँ पे समझने वाली बात है कि पहले जो कॉटन उगाए जाते थे भारत में, उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि जो पेस्टिसाइड्स खरीदा जाता था और वो बहुत पैसा लगता था, और हमारा स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स उसको एफर्ट नहीं कर पाता था। सही बात है ना? अभी का देखो बीटी कॉटन में भी यही प्रॉब्लम है। चलो बीटी कॉटन तुम्हारे पास है, तुमको अब प्रॉब्लम नहीं है पेस्टिसाइड्स खरीदने का, मगर सीड का दाम तो बहुत महंगा है। और ये टर्मिनेटेड सीड है। टर्मिनेटेड सीड मतलब वन टाइम बस यूज होने वाला चीज़ है। तो घूम फिर कर बात तो वहीं पहुंच गया फिर। इसलिए कई एक्टिविस्ट इस चीज़ का विरोध करते हैं कि इस तरह का मोनोपोली नहीं होना चाहिए मोनसेंटो का। बात समझ में आ रहा है? तो देखो वही चीज़ लिखा गया है, द सीड्स आर मोर एक्सपेंसिव। सीड्स बहुत महंगा है, लोकल नॉन जीएम वेराइटी के कंपेरिजन में बहुत महंगा है। इसलिए स्मॉल और मार्जिनल फार्मर इसको खरीद नहीं कर सकते, एफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अब देखो उतना ही नहीं कि जो मोनसेंटो का बुलगार्ड 2 और बुलगार्ड 2 और BG2, इसी को बोलते हैं BG2 insecticidal technology was supposed to protect the cotton crops against pink bollworm, but the pest has grown resistant to toxin produced, so the farmer spend more on pesticides to control infestation. अब देखो होता क्या है कि बीटी कॉटन सुनते हैं तो बीटी कॉटन से लगता है कि कोई तरह का अटैक ही नहीं होगा, मगर अब बीटी कॉटन भी बहुत सारा पेस्ट भी रेजिस्टेंट हो गया, वो अटैक कर देता है अभी भी स्टिल। तो ये जिम्मेदारी था मोनसेंटो का, कि वो ये कंपनी का नाम है बुलगार्ड 2 कह सकते हो उसका, कि उसका जिम्मेदारी था कि वो ऐसा टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करे जिसकी वजह से पिंक बुलवर्म जो अभी हो रहा है वो अटैक ना हो। पहले वाला बुलवर्म जो अटैक था उससे तो बच गए, मगर नया बुलवर्म अटैक हो रहा है फिर। तो नया बुलवर्म अटैक हो रहा है तो सुनिश्चित कर ले, नहीं तो इसके लिए हो क्या रहा है कि फार्मर्स को अलग से पैसा अभी भी खर्च करना पड़ रहा है पेस्टिसाइड्स को खरीदने में। अब पेस्टिसाइड फिर खरीदेगा, फिर वो पेस्ट को फिर कंट्रोल कर रहा है, तो नुकसान हो रहा है। कहने का मतलब ये है। देखो इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट्स जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे ग्रीन पीस हो गया, ग्रीन पीस हमेशा प्रोटेस्ट किया है मोनसेंटो का मोनोपोली को लेकर, कि बोला कि जितना भी जेनेटिकली मॉडिफिकेशन क्रॉप है वर्ल्ड में सब मोनसेंटो अपने अंदर रख लिया, सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के रूप में रख लिया। तो इस चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट है ग्रीन पीस के द्वारा। ठीक है, एक्टिविस्ट कहते हैं कि देखो मोनसेंटो केवल फोकस करता है कॉमर्शियल इंटरेस्ट में। अरे गधा, ये लोग को फोकस करना चाहिए कि जेनेटिकली मॉडिफिकेशन क्रॉप से क्या क्या इशू इन्वॉल्व है। इशू मतलब कितना ये कारगर है, कितना ये नुकसानदायक है, कितना आदमी में एलर्जी वाला प्रॉब्लम दे सकता है। ये सब चीज़ पे काम नहीं करता है, बस कोशिश कर रहा है कि क्या किसी तरह अपना मार्केट को और बड़ा बनाया जाए। समझे? तो यहाँ पे देखो बीटी ब्रिंजल, ये भी जानते हो बर्निंग इशू है स्टूडेंट। बीटी ब्रिंजल देखो, है ना, ये जो तुम लोग को डायग्राम दिख रहा है, तो तुम हमेशा जो बैगन को काटोगे तो ऐसे ही दिखेगा। सेकंड वाला देखो, उसमें सूट का प्रॉब्लम होता है ना, ये वाला देखो। ये जो बीटी ब्रिंजल है, ये भी माइको नहीं डेवलप किया, वही महाराष्ट्र का जो तुम्हारा सीड कंपनी है, इन कोलैबोरेशन विथ मोनसेंटो के हेल्प से ये बनाया है बीटी ब्रिंजल। अब बीटी ब्रिंजल का फायदा क्या है कि देखो उस समय या अभी भी ब्रिंजल जो है ना, दो इंसेक्ट अटैक होता है अभी भी। उसका नाम है ब्रिंजल सूट और फूड बोरर, ये तुम्हारा इंसेक्ट का नाम है। तो यानी कि सूट पे अटैक हो जाएगा, ठीक है ना, और फ्रूट पे अटैक हो जाएगा। तो इसलिए नाम ऐसा दिया गया है, जिसकी वजह से बहुत सारे ब्रिंजल क्रॉप्स डैमेज हो रहे हैं। तो कोशिश तो इसमें यही रहेगा कि सेम वो जो बैक्टीरिया दिया गया था ना, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट दो बैक्टीरिया से, वो सेम चीज़ यहाँ पे भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। दैट इज कॉल्ड बीटी ब्रिंजल, इसलिए बीटी वर्ड दिया गया है। तो ये भी बीटी ब्रिंजल इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि एनुअल प्रोडक्शन बढ़ सके। बट कंसर्न हो गया पोटेंशियल हेल्थ का, और ये बहुत बड़ा मामला हो गया, इंडिया में उसको लागू नहीं करने दिया। और दूसरी बात ये कि प्रॉब्लम टर्मिनेटेड सीड का है, कि जो सीड यूज़ करोगे तो एक ही बार के लिए, फिर दूसरा सीड खरीदना है तो फिर जाकर मोनसेंटो से खरीदो, तो महंगा हो जाएगा, फार्मर्स को फायदा नहीं होगा। और तीसरी बात ये है कि इसको लेकर कंट्री में प्रोटेस्ट हो गया, कंट्री में लोग इसको आगे बढ़ने नहीं दिया, बोला कि नो टू बीटी ब्रिंजल। आगे देखो तो आखिर क्या हुआ था बीटी ब्रिंजल के साथ। तो ये पहले, उससे पहले ये ऑर्गेनाइजेशन देख लो स्टूडेंट, ये हम लोग इन्वायरमेंट में बात कर चुके हैं स्टूडेंट, इफ़ यू रिमेंबर करेक्टली, क्लाइमेट चेंज में हम लोग बात कर चुके हैं इसको।
जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंदर आता है, और इसको इन कंसोनेंस विथ वही जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 उसके तहत बनाया गया था इसको, समझे। तो देखो बीटी ब्रिंजल को तो अप्रूव कर दिया, ये जो हमारा सबसे बड़ा जो संस्था है, कमेटी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंदर आएगा, वो अप्रूव कर दिया 2009 में ही। और ये पहला फूड क्रॉप है, देखो वो कैश क्रॉप था स्टूडेंट, ये पहला फूड क्रॉप है जिसको स्वीकार किया भारत में। बट लॉट ऑफ कंसर्न्स, बहुत कंसर्न्स है और स्टिफ अपोजिशन, प्रोटेस्ट हो गया कि नो लागू नहीं होने देंगे, आप प्रॉपर मोंसेंटो ठीक से रिसर्च ही नहीं कर रहा है, इसका क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होगा, यूरोप तो एक्सेप्ट किया ही नहीं बीटी को, हम कौन होते हैं एक्सेप्ट करने के बाद, इस तरह का बात हुआ है। फिर मामला गया सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, वहाँ पे एक्सपर्ट कमेटी बनाया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और एक्सपर्ट कमेटी ने क्या कहा कि 10 ईयर का मोराटोरियम दे रहे हैं हम, यानी कि 10 साल कुछ नहीं होगा, 10 साल तक आप जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म वाला जो फूड क्रॉप्स है वो उसको आप फील्ड में ट्रायल्स ही नहीं कर सकते हो, यानी कि फील्ड में कोई काम ही नहीं होगा इससे रिलेटेड, फील्ड में गलती से भी तुमको कल्टीवेट नहीं करना है। तो 10 साल के लिए राहत दे दिया गया, ये 2010 में लागू हुआ, 2010 से मतलब 2020 तक ये पूरा राहत दे दिया। अभी देखो प्रेजेंट गवर्नमेंट कुछ करता है इसके ऊपर, देखते हैं, ठीक है। तो इसलिए देखो गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दिया मोराटोरियम को, देखो ट्रायल 2010 में, और ये 10 साल के लिए लगा दिया गया, ठीक है, उसके बाद कर दिया 10 ईयर्स तक का मोराटोरियम लग गया। मगर देखो क्या हुआ, बांग्लादेश देखो 2013 में क्या किया, बांग्लादेश ने नोट दे दिया, यानी कि अप्रूवल दे दिया कि वो कमर्शियल कल्टीवेशन कर सकता है बीटी ब्रिंजल को। तो हमारे टेंशन क्यों, क्योंकि बांग्लादेश और इंडिया का जो बॉर्डर है बहुत पोरस है, कभी भी सामान इधर उधर जा सकता है, तो हो सकता है हम लोग भी बीटी ब्रिंजल खा रहे हों और हमें पता नहीं है। आर गेटिंग मी? तो ये टेंशन हो गया। देखो वही बोल रहा है कि 2013 में बांग्लादेश ने अप्रूवल दे दिया कि कमर्शियल कल्टीवेशन हम करेंगे बीटी ब्रिंजल का। तो एक्सपर्ट को डर है, चूंकि हमारा इंडिया बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो बहुत ही पोरस है, तो हो सकता है कि हमारा कंट्री का जो मार्केट में बीटी ब्रिंजल लीक हो जाए। होप सो समझ में आ गया होगा तुम लोग को। तो अब देखो लास्ट इशू क्या है, जीएम मस्टर्ड एंड कंट्रोवर्सी। जीएम मस्टर्ड, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 2 या DMS2, ये भी जेनेटिकली मॉडिफाइड तुम्हारा वैरायटी ऑफ मस्टर्ड है। मस्टर्ड जानते हो ना, मस्टर्ड किस लिए यूज होता है स्टूडेंट? ऑयल के लिए होता है, ऑयल सीड एक तरह से ये है। तो इसको जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया था। देखो इसको करने वाला हम खुद संस्था है। देखो बीटी ब्रिंजल को तो कोलैबोरेशन में किया गया मोंसेंटो के द्वारा, बट हमने खुद किया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने किया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का तो तुम्हारा जो सेंटर है जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप्स, यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को क्रेडिट जाता है इसका। देखता है डी सब कितना बड़ा क्या कर रहा है। देखो ये हार्बिसाइड टॉलरेंट क्रॉप है। हार्बिसाइड टॉलरेंट का मतलब क्या है कि बाहर से यदि हम वीड को ख़त्म करने के लिए, है ना, यदि हार्बिसाइड दे रहे हैं बाहर से, तो उसको ये फेस कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसको। साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि जीएम मस्टर्ड की वजह से ना 25 to 30% यील्ड और बढ़ेगा, समझे ना, ये और बेटर करेगा। मगर कंट्रोवर्सी क्या है, देखो बहुत सारे साइंटिस्ट ये क्लेम किए हैं कि नो, एक तरफ तुम तो कह रहे हो कि 25 से लेकर 30% बढ़ेगा यील्ड, बट एट द सेम टाइम फर्टिलाइजर और वाटर का यूज डबल हो जाएगा इसके साथ, इसलिए इसको हम ऐसे लागू नहीं कर सकते हैं। इससे पोटेंशियल हेल्थ भी इम्पैक्ट हो सकता है, पोटेंशियल बोला जा रहा है, समझे ना। इसलिए देखो मई 2017 में जेनेटिक अप्राइजिंग ये जो इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी ने डिक्लेयर किया कि ठीक है जीएम मस्टर्ड हम पास कर रहे हैं, सब टेस्ट पास कर रहा है, और सरकार को दिया कि आप अप्रूवल करिए। सरकार मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट को दिया, इसके अंदर है ये। बट प्रेजेंटली अभी तक कोई अप्रूवल नहीं दिया गया है, अभी तक पेंडिंग में ही है इशू, समझ गया। अच्छा।